अनुसंधान की सामान्य प्रविधि है ना। तो हमने देखा कि अनुसंधान की कुछ विधियां होती हैं। तो अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण, सुव्यवस्थित और बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें बुद्धि का प्रयोग होता है। हम बिना बुद्धि के प्रयोग के, बिना अपनी विवेक शक्ति के प्रयोग के हम कोई भी अनुसंधान, कोई भी रिसर्च वर्क नहीं कर सकते हैं। और ये उद्देश्यपूर्ण होता है, इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और इसके द्वारा हम जीवन की समस्याएं, दोनों प्रकार के, सैद्धांतिक भी यानी थियोरेटिकल भी और व्यावहारिक भी यानी प्रैक्टिकल भी, इन दोनों तरह की समस्याओं के समाधान का हम प्रयास करते हैं। मतलब शोध में, अनुसंधान में किया जाता है। हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे ये प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि अनुसंधान में किस तरह की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है, सैद्धांतिक, व्यावहारिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोनों देना है। दूसरा जो है वो है अनुसंधान के द्वारा या तो किसी नए तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु की खोज की जाती है, अथवा प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। मतलब हम अनुसंधान में क्या करते हैं कि किस नए चीज़ों की तलाश करते हैं, कुछ नया फैक्ट्स, कोई नया नियम बनाते हैं। जैसे अभी रिसर्च होगा तो क्या बनेगा, अभी कोविड चल रहा है ना, कोरोना, तो अभी कोरोना की दवाई ढूंढने में लोग लगे हुए हैं। एक नया रिसर्च है, एक नई बीमारी का इलाज ढूंढना। तो हम कुछ नया चीज़ ढूंढते हैं, नया फैक्ट्स लोगों के सामने रखते हैं इस दुनिया में, नए सिद्धांत, नया पॉलिसी, नया लॉ, नया विधि, कोई नया या कोई नई वस्तु की हम तलाश कर लेते हैं जो अभी तक नहीं है। या फिर पहले से रिसर्च, दैट मीन्स फिर से ढूंढना, पहले से जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो नियम हमारे सामने हैं, जो सिद्धांत हमारे सामने हैं, जो विधियां हमारे सामने हैं, उनमें कुछ परिवर्तन हम करते हैं कि इसको ऐसे ना करके ऐसे किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमेशा हम नियम में चेंजिंग करते रहते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि रिसर्च में या तो कुछ नई चीज़ों की तलाश की जाती है, या तो जो पहले से हमारे समक्ष है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाता है। ये दो टॉपिक है। इसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट्स होगा वो होगा कि अनुसंधान एक तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। रिसर्च में, अनुसंधान में, शोध में हमेशा हम तर्क के साथ बात करते हैं। हम कुछ भी लिख दिए तो नहीं चलेगा। हम ज्यों ही लिखते हैं, ज्यों ही कोई बात कहते हैं तो तुरंत पूछते हैं कि ये कहाँ पे कहा गया है। हमारा थीसिस में कुछ भी लिखा होता है तो उस पर तुरंत एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ये आपने कहाँ से लिखा, इसके लिए प्रमाण क्या है, तर्क क्या है, लॉजिक दीजिए। तो रिसर्च हमेशा एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया है, लॉजिकल सिस्टम है और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कह दिए हैं, बिल्कुल डिस्कशन, एकदम वस्तुनिष्ठ, पॉइंट टू व्यू ऑफ पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक बिंदु पर लेकर के वहां हम बात करते हैं। और रिसर्च के द्वारा जो भी निष्कर्ष हमें मिलता है, अनुसंधान के द्वारा हम जो भी कंक्लूजन निकालते हैं, वो भी लॉजिकल होना चाहिए। और इसमें ऐसा है कि व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। किसी के प्रति हम कोई पक्षपात नहीं कर सकते। पक्षपात करके अगर कोई रिसर्च हम करते हैं तो वो रिसर्च होगा ही नहीं। तो रिसर्च के लिए पक्षपात नहीं है, पक्ष से मुक्त रहना है, किसी के फेवर में या किसी के विरोध में जाकर के कोई काम नहीं करना है। उदाहरण के लिए अगर हम कोई काम करें, मुस्लिम धर्म के ऊपर कोई रिसर्च करें, तो ध्यान रखना हमें न्यूट्रल रहना होगा। हम ये भी नहीं सोचे कि मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है और ये भी नहीं मानेंगे कि मुस्लिम धर्म खराब है। हम दोनों के बीच के सॉल्यूशन को, दोनों के बीच की बात को लेकर आने, हम न्यूट्रल रहेंगे। मेरे लिए ना तो मुस्लिम धर्म अच्छा होगा और ना ही मुस्लिम धर्म खराब होगा, बल्कि जो भी होगा वो हमारा रिसर्च जब होगा, जब हम करेंगे रिसर्च, जब हम अनुसंधान कर लेंगे और इससे जो रिसर्च से जो हम निष्कर्ष निकालेंगे वही वैलिड होगा। हालांकि इसमें बहुत परेशानी है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी का फेवर ले ही लेते हैं। अब उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच ले लो, दो ऐसा देश के बीच मैच हो रहा है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां भी हम किसी न किसी एक देश का फेवर कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अनुसंधान, रिसर्च में भूल कर भी किसी का फेवर नहीं करना है, भूल कर भी किसी का पक्ष नहीं लेना है, एकदम न्यूट्रल होकर के काम करना है। तो तीन बातें आई। पहला, ये एक सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया है, उसमें विवेक का महत्व दिया जाता है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान का प्रयास हम करते हैं। दूसरा, कुछ नई बातें ढूंढी जाती हैं या पहले से जो बातें हैं हमारे सामने उसमें परिवर्तन किया जाता है। और तीसरा,
कि अनुसंधान एक तर्कपूर्ण और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, लॉजिकल प्रक्रिया है, और इसके द्वारा जो निष्कर्ष हमें मिलते हैं वो भी तर्कपूर्ण होता है और पक्षपात से मुक्त होता है। और क्या है कि अनुसंधान में जब हम करने के लिए कहीं निकले हैं, अनुसंधान हम रिसर्च करने निकल रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो वहाँ ये है कि एक जटिल से एक सुव्यवस्थित और परिष्कृत विधि है। अनुसंधान एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से होता है। हम जब भी रिसर्च लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्राक कल्पना यानी कुछ कल्पना करते हैं कि हम जो रिसर्च करेंगे वो कैसा होगा, उसमें क्या हम ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा जो भी हो, एक व्यवस्थित एक सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे और परिष्कृत विधि से करेंगे। वो बहुत डेवलप होता है, बहुत हाईएस्ट स्टेज पे हमें जाकर के करना होगा रिसर्च, जैसे तैसे नहीं। और इसके अंतर्गत, रिसर्च के अंतर्गत किसी भी समस्या के समाधान के लिए कुछ विशिष्ट उपकरण, विशिष्ट मशीनरीज और सिस्टम, प्रक्रिया की जरूरत होती है। हम किस चीज में क्या काम करेंगे। अब हम साइंस में जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग टाइप का उपकरण लगेगा, हम आर्ट्स पेपर्स में आएंगे तो यहाँ कुछ अलग टाइप का मशीनरीज की आवश्यकताएं पड़ेगी, लेकिन उन चीज़ों को लेना होगा। अब हम किसी का इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ क्या क्या मशीनरीज लगेंगी। रिसर्च में हम इंटरव्यू भी तो लेंगे, तो जब हम लोगों का साक्षात्कार करेंगे तो वहाँ हमें डायरी चाहिए, कलम चाहिए। इसी तरह से अगर हम केमिकल को मिला करके चेक करेंगे तो केमिकल को मिलाने के लिए जो मशीनरी चाहिए वो सब चीज़ें चाहिए। तो जो भी हम रिसर्च करेंगे उसमें कुछ विशिष्ट उपकरण और एक विशिष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता है, उसका सिस्टम भी हमें जानना होगा। अगर हम देखें, जैसे आज तक हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या वाकई में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए क्या किसी कटोरी में मिला सकते हैं? नहीं ना। तो उसको मिलाने के लिए जो मशीन चाहिए, जिसमें हम मिलाएंगे, जो उपकरण चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, वो उस चीज़ की हमें आवश्यकता होगी। हम उसको इकट्ठा करेंगे, पहले उसकी व्यवस्था करेंगे और उसमें मिलाएंगे। तो किसी भी रिसर्च में कुछ खास उपकरण की आवश्यकता होती है और कुछ खास प्रक्रिया, कुछ खास सिस्टम की आवश्यकता होती है। फिर क्या है कि अनुसंधान की प्रक्रिया में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रदत्तों का नया ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जब हम रिसर्च करने निकलते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि हम मैटर कलेक्ट करते हैं, है ना। अब इतिहास में अगर हम शोध करेंगे कि ऋग्वैदिक भारत की सामाजिक व्यवस्था, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे लाइब्रेरीज में जाएंगे, वहाँ से एक किताब को उठाएंगे, पहले किताब को पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। फिर कुछ म्यूजियम में जाएंगे, म्यूजियम में जो मैटर होगा उसको कलेक्ट करके रखेंगे। और वो सारी बातें, जब उन सारी चीज़ों को जब हम ले लेते हैं, तब क्या करते हैं कि वहाँ से जो मैटर मिलता है, जो डाटा हमको मिलता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं और फिर उसका हम विश्लेषण करते हैं और उससे हम एक नया ज्ञान अर्जित करते हैं, एक नई बात लोगों के सामने रखते हैं। हमेशा रिसर्च में कुछ ना कुछ नई बातें होनी चाहिए। फिर अनुसंधान के अंतर्गत जो जटिल घटनाएं होती हैं, जो टफ प्रॉब्लम्स होती है, उनको समझने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। हम देखेंगे अनुसंधान की विधियां कितनी हैं, जब हम इसका विधि में जाएंगे तब जानेंगे कि कौन कौन सी विधि है। लेकिन एक विश्लेषण विधि, यानी कोई भी मैटर, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम्स जब हमारे सामने है तो हम उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देते हैं, डिवीज़न में बांट देते हैं। छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को पहले लेते हैं, फिर उसका हर प्रॉब्लम को अलग अलग करके छोटा छोटा टुकड़ा में करके हम बांट देते हैं और उस पर हम फिर एक एक करके रिसर्च करते हैं। इससे हमें क्या होता है, अध्ययन करने में सुविधा होती है। तो एक कोई प्रॉब्लम को, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको समाधान करने एक सटीक तरीका क्या है कि उसको छोटा छोटा प्रॉब्लम्स में बांट दो और हर छोटे प्रॉब्लम का समाधान करते जाओ। धीरे धीरे हमें क्या लगेगा कि हमने बहुत बड़ा प्रॉब्लम का समाधान कर लिया है, सॉल्यूशन कर लिया है। तो यहाँ हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं घटना और समस्या को समझने के लिए। मेरे समक्ष कोई प्रॉब्लम्स आता है, सपोज करो हमें मैथ बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा जोड़ घटाव गुणा भागा कर दे दिया जाता है, हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले छोटा छोटा हम बनाते हैं, छोटा छोटा करके फिर हम बड़ा बड़ा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हिसाब करना है तो क्या करते हैं, एक एक दिन छोटा छोटा करके हिसाब करते हैं ना, छोटा छोटा जो छोटा छोटा पॉइंट्स है उसको करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसको बिल्कुल टुकड़ा में बांट देते हैं, छोटा छोटा पार्ट कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं और उसके आधार पे हम समझते हैं। ये है विश्लेषण विधि। और जब हम छोटे छोटे विधि को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं संश्लेषण। छोटे छोटे विधि को मिलाकर एक बड़ा विधि तैयार कर लेना,
छोटे छोटे सिस्टम्स को, छोटी छोटी बातों को मिला करके बड़ा कर लेना, कईयों को मिला के एक करना, ये है संश्लेषण। और एक को डिवाइड करके कई कर देना, मैनी बना देना, ये है विश्लेषण। तो यहाँ हम रिसर्च में जनरली हम विश्लेषण पद्धति का प्रयोग करते हैं किसी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। मेरे सामने कोई घटना आई तो उसको समझने के लिए, मेरे सामने सपोज करो कि एक घटना आ गई है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, तो उसको समझने के लिए हम बाबर के द्वारा जो बाबर के आक्रमण का जो भी हिस्ट्री है उस सारे को हम कलेक्ट करेंगे और पहले उसको पॉइंट छोटा छोटा करके एक एक पॉइंट को हम अपने सामने रखेंगे और उसको स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो यानी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए यहाँ विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विश्लेषण विधि के प्रयोग के लिए जो डाटा है हमारे सामने, उसके विश्लेषण के लिए हम परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। यानी हम कोई भी डाटा मेरे सामने है तो पहले हम क्या करते हैं, उसको विश्लेषण के द्वारा उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए हम जो परिकल्पना, जब हम उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मन में कुछ विचार आते हैं। और वो जो विचार हमारे मन में आते हैं, उन सारे विचारों के बारे में, उन सारे विचारों की हम जांच करते हैं, परीक्षा करते हैं कि मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ये रिसर्च में होता है। आप रिसर्च करो, कुछ भी लिखने के लिए बैठो तो आपके मन में कुछ विचार आएंगे, और आपके मन में जो भी विचार आते हैं उनका यहाँ परीक्षण किया जाता है। उनका परीक्षण करो, उनकी जांच करो, उनको जानो, ये अनुसंधान में किया जाता है। इसके बाद जितने भी तरह के शास्त्र हैं, यानी जितनी भी विज्ञान है, जितनी भी तरह की पुस्तकें हैं, शास्त्र और विज्ञान की प्रक्रिया, इन पुस्तक और साइंस की जो विधियां हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, इनमें जो डाटा हमारे सामने आते हैं उसका विश्लेषण जब हम करते हैं, उसको पार्ट वाइज में जब बांटते हैं, तो कौन कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि शास्त्रों की या विज्ञान की, यानी जो इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, इन सब विषयों में जो डाटा मेरे समक्ष होता है, जो प्रदत्त हमारे सामने है, उनका जब हम विश्लेषण करते हैं तो इसमें हम दो विधि का प्रयोग करते हैं। एक परिमाणात्मक विधि और दूसरा सांख्यिकीय विधि। परिमाण और सांख्यिकी, इन दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। और अनुसंधान के द्वारा हमें जो भी ज्ञान मिलता है हमेशा उसको हम सत्यापित कर सकते हैं। हम कोई रिसर्च किए हैं और रिसर्च करके किसी नया चीज़ को ढूंढे हैं, और अगर उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो मेरा वो रिसर्च गलत हो जाएगा। इसलिए रिसर्च में जो भी कंक्लूजन निकाला हमने, जो भी निष्कर्ष हमने निकाला है, उसको प्रूफ किया जा सकता है, उसको सत्यापित किया जा सकता है और बताया जा सकता है कि ये ऐसे सत्य है। आप रिसर्च करो और आप रिसर्च में कुछ नई बात को निकाल लो, और अगर यदि हम कह दें कि ये कहाँ से आप लाया, ये कैसे आपने प्रूफ किया, आप ये बताओ, तो क्या हो जाएगा कि आपको बताना पड़ेगा कि ये ऐसे सही है, क्योंकि हमने इसको यहाँ से पढ़ा है और इसका इस तरह से स्टडी करते हैं तो ये निष्कर्ष निकलता है। आपको ऐसा बताना पड़ेगा, यही परफेक्ट है। तो अनुसंधान में जो भी मैटर निकलता है, जो भी रिसर्च निकलता है, जो भी कंक्लूजन निकलता है, उसको प्रूफ किया जा सकता है, उसको सत्यापित किया जा सकता है। उसके बाद अनुसंधान ज्ञान के प्रकाश और प्रसार के लिए किया गया एक सुव्यवस्थित प्रयास होता है। अनुसंधान हमेशा नॉलेज के डेवलपमेंट के लिए होता है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए होता है। रिसर्च ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें उलझा दे, जिसका कोई यूज ही ना हो। अनुसंधान हमेशा ज्ञान के प्रकाश और प्रसार के लिए, नॉलेज के डेवलपमेंट के लिए होता है। यानी जो हम जानते हैं या जो नया बात जो हम ढूंढने जा रहे हैं, उसको लोगों के बीच में फैलाने के लिए, लोगों के बीच में रखने के लिए हम रिसर्च करते हैं। और एक प्रयास एक बिल्कुल सटीक तरीके से होना चाहिए, सिस्टमैटिक। और फिर अनुसंधान में जो विश्वसनीय सामग्री है, अनुसंधान में हम मैटर कहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो जो विश्वसनीय स्रोत है, जो लोगों के द्वारा मान्य स्रोत है, जहाँ तहाँ से नहीं। हम कहीं से भी चल के कुछ भी, हम अगर एक रिसर्च करने जा रहे हैं, 10 लोगों का इंटरव्यू करना है, तो हम 10 कौन से लोगों का इंटरव्यू करेंगे, किसी का भी इंटरव्यू कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमेशा विश्वसनीय लोग, जो फेमस लोग हैं, जो उस विषय की जानकारी रखते हैं, उस विषय का ज्ञाता होने का दावा करते हैं, वैसे लोगों से ही हम इंटरव्यू लेंगे, है ना, न कि जिससे तिससे इंटरव्यू ले लेंगे। तो हमेशा जो यहाँ हम सामग्री कलेक्ट करेंगे, जो मैटर कलेक्ट करेंगे, वो वैलिड
स्टेज से मैटर कलेक्ट करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम जो भी रिसर्च करते हैं उसमें अभिलेख और प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट हम प्रस्तुत करते हैं। अंत में हम रिसर्च करने के दरमियान एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट लगाते हैं कि देखिए हमने रिसर्च ये में किया तो इसका ये परिणाम आया। तो कोई भी रिसर्च में अनुलेख, अभिलेखन और प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट संलग्न किया जाता है, रिपोर्ट लगाया जाता है। तो ये सारा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है और आप इसको अच्छे से पढ़ना। ये फिर ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा और देख लेना, है ना, कि रिसर्च की विधियाँ क्या है, रिसर्च की सामान्य प्रविधि क्या है, रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं और किस रास्ते से चलकर हम एक अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इसके आधार पे आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप स्वयं इस पर एक नोट्स बनाओ।